बात चर्चा करते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो पृथककारी तल से वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना या गुण अपवर्तन कहलाता है। इस अपवर्तन को समझने के लिए हमने प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2 और प्रयोग संख्या 3 की सहायता से यह समझने का प्रयास किया कि जब भी माध्यम बदलते हैं तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है। इसके विचलित होने का मुख्य कारण क्या है, वो है अपवर्तन क्यों होता है, इसको समझ लें। तो यह एक प्रकाश के किरण का वेग पर, ये जो वेग है, क्योंकि प्रकाश का वेग निश्चित है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके वेग यानी प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब ये वेग कितना है, कैसे है, और इसकी चर्चा हम माध्यमों को 2 भागों में बांट करके अध्ययन करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि माध्यम के प्रकार यदि हम बांटने चाहें, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तभी अपवर्तन संभव है, तो माध्यम 2 प्रकार के होंगे तभी अपवर्तन संभव है। इसलिए यहाँ पर माध्यम के प्रकार को बांटने के लिए हमने एक आधार ले लिया कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन के आधार पर किसी माध्यम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम की परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं वेग के आधार पर, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग पूर्व के माध्यम से कम हो जाता है। सघन माध्यम पूर्व के माध्यम से, यहाँ प्रयोग संख्या 3 में हमने ये बात लिखी है कि वायु माध्यम है, ये पूर्व का माध्यम हो गया। जब वह कांच में प्रवेश करता है तो इसमें इसका वेग कम हो जाता है, कम होगा तो इसका मार्ग का विचलन होना तय हो गया। तो यह माध्यम जो कि वायु की अपेक्षा कांच एक सघन माध्यम की श्रेणी में आ गया। क्यों? क्योंकि यह पूर्व के माध्यम से इसका वेग कम हो गया। अब यार पूर्व का माध्यम से वेग कम हो गया तो सघन माध्यम में, तो पूर्व के माध्यम में वेग कितना था, इसके बारे में चर्चा हम आगे अगले थोड़ी देर में करेंगे। इसी प्रकार से विरल माध्यम के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग या तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो या पूर्व के माध्यम से अधिक हो जाता है। यहाँ पर जल में प्रकाश का वेग कम था, जैसे ही यह वायु में प्रवेश किया इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। इसका वेग 3 × 10⁸ क्यों? क्योंकि निर्वात सबसे विरल माध्यम जो होता है वह निर्वात है, और क्योंकि निर्वात का में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में भी लगभग प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है, परंतु निर्वात से थोड़ा कम होता है। अतः हम वायु और निर्वात में प्रकाश का वेग इकाई मान लेते हैं और वह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यह वेग निर्वात में है और इतना ही वेग लगभग वायु में है। अतः यह प्रकाश का वेग जब जल से यह वायु में गया तो इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पर विचलन होना तय है, क्योंकि पहले जल में प्रकाश का वेग कम था क्योंकि यह सघन माध्यम है, और यह बाहर गया तो विचलन होना तय है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं वेग में परिवर्तन होना जरूरी है। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बना। अतः अपवर्तन इस माध्यमों के आधार पर है। अब हम एक चर्चा और करना चाहेंगे, यहाँ पर एक चर्चा और करना चाहेंगे, और वो चर्चा ये है कि क्या हर एक माध्यम हर बार सघन ही होता है। तो इसकी यहां पर हम तुलना करते हैं, जब भी प्रकाश वायु और निर्वात से अन्य माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाएगा। वायु या निर्वात से यदि वह किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाएगा। अतः वायु और निर्वात से वह माध्यम सघन कहलाएगा। तो सघन माध्यम का एक स्टेप और है हमारे पास में कि वह तुलना करके हम पता करें कि वायु और निर्वात से उसमें प्रकाश का वेग कितना है। वायु और निर्वात की अपेक्षा उसमें प्रकाश का वेग कम हुआ है तो वह माध्यम सघन है। और अगर वायु और निर्वात के प्रकाश बराबर हो गया है तब वह विरल माध्यम की श्रेणी में आ जाएगा। इसके 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भी किए हैं और वो 2 एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, ये वाला प्रयोग संख्या 3, वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वेग कम हो जाता है। किससे वेग कम हो जाता है? क्योंकि वायु में प्रकाश का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? इसलिए जब भी कम होता है तो प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ता है, अविलंब की ओर मुड़ता है। यहां पर हमने प्रयोग संख्या 3 में भी इसको अविलंब की ओर मुड़ते हुए दिखाया है। और यह कोण कम हो गया, इसका कोण आई ज्यादा था, कोण आर कम है। दूसरा प्रयोग देखिए, जब प्रकाश कांच से पुनः वायु में प्रवेश करेगा, तो मैंने आर और एस वाली बात आपको समझाई थी। तो जब इस कांच में, ये कांच है और इस कांच से जब प्रकाश बाहर निकलता है तो इसका प्रकाश का वेग पुनः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाएगा। यानी इतना हो जाएगा, इतने इसके बराबर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं पूर्व से बढ़ जाएगा। पूर्व मतलब यहाँ कम हुआ था, कांच में प्रकाश का वेग कम हुआ था, अब वायु में जैसे ही आया वापस इसका प्रकाश का वेग वापस 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी बढ़ गया, पूर्व के प्रकाश से बढ़ गया। तो यहाँ पूर्व के प्रकाश से माध्यम अधिक हो जाता है, पूर्व के माध्यम से अधिक हो जाता है तो वह अविलंब से दूर विचलन होता है, अविलंब से दूर विचलन होता है। तो इस प्रकार हमने माध्यमों को 2 भाग डाले और 2 प्रभाव देखे कि जब भी अपवर्तन होगा, चाहे माध्यम विरल से सघन की ओर हो, चाहे सघन से विरल की ओर हो, अपवर्तन दोनों स्थितियों में अपने वेग में परिवर्तन के कारण से संपन्न हो जाता है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, ये बात हमारे आज समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पृथक्कारी तल पर वह अपने मार्ग से विचलित होता है। चाहे वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करें तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हटेगा। दोनों स्थितियों में प्रकाश के वेग में परिवर्तन हुआ है और वह अविलंब से दूर विचलित हुआ है। इस स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि यह अपवर्तन प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण से संपन्न होता है। धन्यवाद।